हेलो एवरीवन, वेलकम टू निकिता सोनी क्लासेस एंड वेलकम टू दी सेशन। आज इस सेशन के अंदर हम शुरू करने जा रहे हैं आपका केवीएस एनवीएस के लिए टियर 1 जो आपका रहने वाला है उसके लिए आपका जो टॉपिक है ना, मॉड्यूल है आपका दैट इज योर कंप्यूटर लिटरेसी। आपके सिलेबस के अंदर भी मेंशन है बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। तो यहाँ पर बेसिकली आपको नॉलेज होनी चाहिए आईसीटी की, और यहाँ पर टियर 1 है तो क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं वो आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। आपको नॉलेज होनी चाहिए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जिसे हम कहते हैं, या कंप्यूटर बेसिक्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए, राइट। सो आज का जो सेशन रहने वाला है वो इसीलिए है ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। ऑब्वियसली जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों की डिमांड पर ही होती है। तो सबने मुझसे कहा था कि ऑनलाइन हमारी तैयारी करवा दीजिए केवीएस की। तो जो भी स्टूडेंट आप में से केवीएस के लिए तैयारी कर रहा है टियर 1 के लिए, तो उनके लिए ये सेशन रहने वाला है। दिस इज योर क्लास 1 जिसमें हम बात करेंगे आपके कंप्यूटर की, राइट। और इसी के साथ साथ क्योंकि आपको चाहिए एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म, राइट। अब दिन बहुत कम बचे हैं, किसी का 11 जनवरी को पेपर है, किसी का 13 जनवरी को पेपर है। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो 10-15 दिन बचे हैं, 20 दिन बचे हैं, इसके अंदर आप कर सकते हैं आपकी प्रैक्टिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। जैसे कि आप कोई भी स्टेट का एग्जाम दे लीजिए, आप किसी भी तरह का एग्जाम दे लीजिए, उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है प्रैक्टिस। तो आपको थ्योरी तो पता होती है, कंसेप्ट्स भी पता होते हैं, पता क्या नहीं होता है वो होता है आपको किस तरीके से सवाल को करना है। इस बार भी जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, मेडिकल का जो एग्जाम अभी तक हुआ है, उसमें मैक्सिमम आप लोगों ने यही फेस किया होगा कि क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं इसे केवीएस के साथ कंपेयर तो नहीं कर सकती क्योंकि केवीएस जो है उसका पैटर्न अलग है और एचपीआरसीए ने जो एग्जाम दिया उसका पैटर्न अलग है, उसमें आपका एक्सपीरियंस अलग है, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहने वाला है। यहाँ पर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर भी एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको अपनी तैयारी करनी है, राइट। तो तैयारी करने के लिए आपके पास बड़ी सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो आप ऑनलाइन जैसे हम क्लासेस ले रहे हैं कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करना है। ये जो आज का सेशन है वो आपको पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा, और इस पीडीएफ को लेने के लिए आपको इस चैनल पर जो है वो ज्वाइन करना है। इस चैनल को आपको ज्वाइन करना है। दिस इज बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप जिसको आपको ज्वाइन करना है। ये लेक्चर आपको वहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएगा। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है आपकी टेस्ट सीरीज। देखिए, इतने कम टाइम में ना तो आप किसी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और ना ही आप कोई और तरीका जो है वो ले सकते हैं। बहुत कम दिन बचे हैं तैयारी करने के लिए। सबसे अच्छा तरीका होता है इफ़ यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो आपकी इसी प्रैक्टिस को एनहांस करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल टेस्ट आपको 10 मिलेंगे और जो अमाउंट रहने वाला है वो है आपका 799। ठीक है, 799 के अंदर हम आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं जिसमें टोटल टेस्ट 10 है अकॉर्डिंग टू द केवीएस टियर 1। टियर 1 के अंदर जिस तरीके से जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे इसमें कवर होंगे, सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाएगा, और उसमें आपकी विद एक्सप्लेनेशन आपके जो टेस्ट होंगे वो रहेंगे। आपको इस टेस्ट से अगर आपको जाना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है और साइन अप करके भी आप कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। और एक और चीज़ है, ये जो 799 की टेस्ट सीरीज है इट इज़ अप टू दी 25th ऑफ दिसंबर ओनली। ठीक है, 25 दिसंबर तक ही ये 799 का जो आपका कोर्स है इट इज़ अवेलेबल। इसके बाद ये टेस्ट सीरीज जो है वो आपकी किसी और अमाउंट पे, किसी और प्राइस पे आपको मिलेगी। तो कोशिश कीजिएगा जितने भी लोग आपके टियर 1 के लिए प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं विद द क्वेश्चंस, तो वो आपका यहाँ से एनरोल हो सकते हैं। 799 है, बहुत ज़्यादा अमाउंट भी नहीं है कि आप उसमें जो है वो पे नहीं कर सकते हैं। इट्स अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो हम यहाँ पर कोई आपको ये नहीं कह रहे हैं कि यू हैव टू ज्वाइन दी कोर्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूरा का पूरा कोर्स जो है वो नहीं ले सकते हैं या इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो 799 के अंदर हम दे रहे हैं, पर प्लीज़ मेक श्योर कि ये आपका सिर्फ 25 दिसंबर तक ही वैलिड है। इसके बाद इसका टेस्ट सीरीज़ का अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। टेस्ट सीरीज़ सिर्फ टेस्ट सीरीज़ नहीं होती है, ये आपके तरीके होते हैं किस तरीके से आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। और यहाँ जब आप टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, राइट। तो ये आपका टेस्ट सीरीज है। अगर किसी को और कोई क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर, दैट इज योर कंप्यूटर बेसिक्स, वरना यहाँ पर बोल देंगे कि स्टार्ट कीजिए, राइट। तो दिस इज योर कंप्यूटर बेसिक्स, यानी आपको यहाँ पर देखना है कि कंप्यूटर के बेसिक्स क्या हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक ये है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कुछ कुछ चीज़ें इसमें मेजरली पता होनी चाहिए। फिर से मैं आपके लिए प्रिसाइज नोट्स लेकर आई हूँ कि आपका जो कंप्यूटर है वो बेसिकली है क्या।
तो अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री देखते हैं तो कंप्यूटर में क्या चीजें होती हैं, कंप्यूटर बेसिकली है क्या। अगर मैं कंप्यूटर की डेफिनेशन की बात करूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर इज डराइव्ड फ्रॉम द वर्ड दैट इज कॉल्ड एज कंप्यूट और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। किसी भी चीज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो अब उसके लिए हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। अब इस कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर यानी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जो इसे यहाँ तक इस एम तक लेकर जाती है, दैट इज अगर आपका कैलकुलेट तक लेकर जा रही तो क्या क्या इसके फीचर्स हैं। तो फीचर ये है कि यहाँ से कोई भी यूजर जो होगा वो डेटा का इनपुट करेगा। तो मेन चीज क्या है यहाँ पर, मेन चीज है यहाँ पर इनपुट, फिर है इसका सीपीयू और फिर है इसका आउटपुट, यानी कि 3 चीजें हैं यहाँ पर। कोई भी यूजर जो होगा, जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जिसको भी कैलकुलेट कर रही है चीजें वो क्या करेगा, वो डेटा का इनपुट करेगा, जैसे माउस कीबोर्ड एटसेट्रा की हेल्प से वो उसे इनपुट उसका इनपुट करेगा। दिस इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, ठीक है। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है ये, जहां पर कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, मेन मेमोरी इसकी यहाँ पर प्रेजेंट है और ऑक्सिलरी स्टोरेज है। तो ये स्टोरेज है वो आपकी लॉजिक यूनिट है, मतलब ये सब कंप्राइजेस दी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। उसके बाद ये कंट्रोल यूनिट क्या करती है, इंफॉर्मेशन को आगे जाकर आपकी रिलीज कर देती है, दैट इज द आउटपुट, राइट। तो ये प्रिंटर मॉनिटर के थ्रू आप इसे आउटपुट कर सकते हैं, राइट। तो जो डार्क लाइंस है इसके अंदर दिखाई गई दैट इज द डेटा फ्लो, और जो डॉटेड में लाइंस है वो आपकी क्या है, दिस इज योर बेसिकली दी कंट्रोल फ्लो, कि किस तरीके से कौन किसको कंट्रोल करता है। जैसे आपका सेंट्रल यूनिट है, ये आपके ऑक्सिलरी स्टोरेज को भी कंट्रोल कर रहा है। सिंपल सीधी भाषा में कंप्यूटर जो एक ऐसी चीज है जो चीजों को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। इसके अंदर एक इनपुट है, एक सीपीयू है और एक आपका आउटपुट है, जहां से आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो बाहर रिलीज होती है और आपको देखने को मिलती है। अब इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर क्या है, क्योंकि यहां से एक आधा क्वेश्चन आपको आ जाता है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहेगा कंप्यूटर का। तो एक ना बड़े फंडामेंटल सी अप्रोच होती है किसी भी सब्जेक्ट को फॉलो अगर आप कर रहे हैं, किसी भी अगर आप किसी भी मॉड्यूल को पढ़ रहे हैं तो उसमें बड़ी फंडामेंटल सी एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप हमेशा उसकी हिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको एक आधा हिस्ट्री के ऊपर आ जाता है और क्योंकि हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते तो हमें छोड़ना पड़ता है। और इवन 1 मार्क कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। एक नंबर से या तो आप मेरिट में चले जाते हैं या मेरिट से आप बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में क्या है कि एक पीरियड था 3000 बीसी का, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो सबसे पहले जो डिवाइस आया था आपका दैट इज कॉल्ड एज अबैस्कस, जिसके डेवलपर अभी तक अननोन है। किसी किसी जगह पे इनका नाम लिखा होता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इट इज अननोन। फीचर्स क्या थे इसके, जब अबैस्कस आया था तो ये एक मैकेनिकल डिवाइस था, ठीक है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि मर्चेंट्स यूज करते थे फॉर दी बेसिक अर्थमेटिक, यानी कि किसी चीज को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जैसे बॉर्ड मास के अंदर होता है आपका। तो मर्चेंट्स का मतलब होता है ट्रेडर्स, राइट। मतलब जो कि आपके जैसे अगर कोई बिजनेसमैन है तो जनरली अबैस्कस को वही लोग यूज करते थे जिन्हें मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अबैस्कस सबसे पहले वो था। फिर 1642 के अंदर कैलकुलेटिंग मशीन नाम का एक इन्वेंशन हुई, ठीक है। तो मुझे ये जरूर बताइएगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है इन्वेंशन, राइट। तो हमने इन्वेंशन क्यों वर्ड यूज किया, हमने डिस्कवरी क्यों नहीं किया है। कैलकुलेटिंग मशीन के जो डेवलपर है वो ब्लेज पास्कल है। इन्होंने इस मशीन को डेवलप किया और मशीन का नाम है कैलकुलेटिंग मशीन। इसमें इन्होंने क्या फीचर्स डाले, इन्होंने फीचर्स डाले पास्कलाइन, मतलब कि पहली मशीन टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट न्यूमेरिक वैल्यूज। तो ये पहली ऐसी मशीन थी जो नंबर्स की वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रही थी आपकी, दैट इज जो बनाई थी आपके पास्कल ने। फिर 1804 के अंदर जैक्वार्ड लूम है जो कि आपका डिवाइस का नाम है। इट इज बेसिकली ऑन द बेस ऑफ डेवलपर। तो डेवलपर के नाम पर जैक्वार्ड डेवलपर है, उनके नाम पर ही मशीन जो है वो इन्वेंट हुई। और की फीचर्स क्या है, वीविंग लूम है ये, ऑपरेटेड बाय इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड थ्रू पंच्ड कार्ड्स। तो यहाँ पर कार्ड जो है पंच करके आप उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो रिसीव कर सकते हैं। इट वाज बेसिकली फ्रॉम दी जैक्वार्ड, राइट। उसके बाद क्या होता है उसके बाद 1830 के अंदर एक एनालिटिकल इंजन आता है जो कि बेसिकली डेवलप्ड बाय द चार्ल्स बैगेज
पहली मशीन टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस वाया पंच कार्ड्स केपेबल ऑफ 60 इंस्ट्रक्शंस पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 60 इंस्ट्रक्शंस को वो मशीन आराम से आपकी जो है वो रिसीव कर सकती थी, वो पहली ऐसी मशीन थी। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, यू कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट योर क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। पहली ऐसी कौन सी मशीन है जिसमें पहली मिनट के अंदर आप 60 इंस्ट्रक्शंस को जो है वो पढ़ सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं या उसका आउटपुट निकल सकता है? तो उसका आंसर होगा आपका एनालिटिकल मशीन। फिर उसके बाद कीबोर्ड मशीन आई विच वाज डेवलप्ड बाय यूएसए, और ये यहां से शुरू होता है आपका कीबोर्ड बेस्ड इनपुट, द बिगिनिंग ऑफ द कीबोर्ड बेस्ड इनपुट फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। तो यहां पर अब सबसे पहले क्या होता है आपका कीबोर्ड जैसी चीज आने लगी जिसको आज आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो कीबोर्ड यूएसए के द्वारा, और ईयर है आपका 1880। कई बार ये मैच द फॉलोइंग में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। फिर 1937 के अंदर मार्क 1 करके एक मशीन आती है जिसका डेवलपर है आईबीएम। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, फर्स्ट लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर थ्रू लिमिटेड बाय द मैकेनिकल पार्ट्स। वैसे तो इसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशंस हैं, बट पहला ऐसा आपका कंप्यूटर है विच इज द लार्ज स्केल ऑटोमेटिक डिजिटल मशीन है ये, एंड वाज डेवलप्ड इनटू द 1937। 1943 के अंदर इनियाक नाम का आपका एक और डिवाइस आता है जो कि मूरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग डेवलप करते हैं। ये पहला फर्स्ट ट्रू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अभी तक आपने ऑटोमेटिक, मैकेनिकल ऐसी जैसी चीजें देखी है, अब यहाँ पर है आपका पहला ट्रू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और इसके पास 18,000 वैक्यूम ट्यूब हैं विच इज ऑक्यूपाइड बाय दी 800 स्क्वायर फीट। ये बहुत बड़ा सा था कंप्यूटर, ये बहुत छोटा नहीं है, इसने आपका बहुत सारा एरिया जो है वो ऑक्यूपाई किया था। उसके बाद 1940 के अंदर एडवैक नाम का एक और आपका डिवाइस इन्वेंट किया जाता है विच वॉज बाय दी न्यूमैन, पहला कंप्यूटर बेस्ड ऑन दी स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट। तो यहां पर कि स्टोरेज भी हो उस कंप्यूटर के अंदर, इस बेस पर और इसी मेथड पर आपका एडवैक नाम का डिवाइस जो है वो इन्वेंट हुआ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हर एक डिवाइस के सामने उसका एक यूनिक फीचर मैंने लिखा है, आप इसी यूनिक फीचर को कीजिए, आपको यहां से भी बड़ी सारी हेल्प मिल जाएगी एग्जाम के अंदर। अब आते हैं कि हिस्टोरिकल कंसेप्ट के ऊपर, ये मैं आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स बता रही हूं अभी। तो यहां पर फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को, ठीक है। हिज एनालिटिकल इंजन इंट्रोड्यूस्ड द रेवोल्यूशनरी आइडिया कि मैथमेटिक कैलकुलेशंस या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं आप बाय सॉल्विंग दी और बाय फॉलोइंग दी प्री स्टोर्ड इंस्ट्रक्शन। पहले से स्टोर्ड इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हैं उनको आराम से कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या थी इसकी? मार्क 1 की क्या लिमिटेशंस थी कि इलेक्ट्रॉनिक एरा से पहले मशीन्स लाइक मार्क फेस्ड 2 मेजर हर्डल्स, 2 मेजर प्रॉब्लम्स रही हैं इनसे पहले, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक से पहले इंट्रोड्यूस हुए हैं उनमें क्या प्रॉब्लम रही है? पहला है आपका स्पीड, परफॉर्मेंस वाज लिमिटेड बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द मैकेनिकल पार्ट्स, है ना, तो उसमें जो स्पीड है वो उसकी बहुत ज्यादा कम थी। दूसरा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि आप यहाँ पर फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन अकर्ड बिकॉज मैकेनिकल पार्ट्स वुड वियर आउट और ब्रेक, तो अगर उसमें से वो मैकेनिकल पार्ट टूट गया तो फिर दोबारा लाने में बनाने में टाइम लगेगा, तो कितना रिलायबल है, कितने दिन तक चलेगा वो पार्ट, उसकी प्रॉब्लम थी, इसलिए ऐसे कंप्यूटर्स हमारे यहां पर नहीं चले। न्यूमैन आर्किटेक्चर जो है इसका क्या था? न्यूमैन इंट्रोड्यूस किया स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि किसने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया, विच रिमेन्स द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स। हिज कोर कंट्रीब्यूशन वाज, आज भी जो आपके कंप्यूटर्स बनते हैं वो कुछ कुछ इसी कंसेप्ट पे बनते हैं, दैट इज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के ऊपर। तो जो आपके न्यूमैन है इनका जो फाउंडेशन था इट वाज दैट मच स्ट्रॉन्ग कि आज भी कंप्यूटर्स को अगर आपको डिजाइन करना हो तो इनके इस कंसेप्ट को जरूर कंसीडर किया जाता है। तो क्या कॉन्सेप्ट्स है इनके? कुछ ऐसे कोर कॉन्सेप्ट्स जैसे कि यूनिफाइड स्टोरेज, डेटा और इंस्ट्रक्शंस आप दोनों को एक साथ स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर की किसी भी मेमोरी के अंदर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बाइनरी मेथड। ये तो हमें भी पता है कि कंप्यूटर कौन से काम करता है, किस मेथड पे काम करता है, बाइनरी मेथड पर काम करता है। तो बाइनरी लॉजिक 0 और 1 होता है फॉर इंटरनल प्रोसेसिंग। अगर अंदर कंप्यूटर जो है वो यही वाली लैंग्वेज, उसे बाइनरी लैंग्वेज आपके कंप्यूटर को समझ आती है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर्स जो है वो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं वन बाय वन विदाउट दी मैनुअल इंटरवेंशन। तो हमें थोड़ी बार बार कंप्यूटर को बताने की जरूरत पड़ती है, हम तो एंटर की कमांड दबाते हैं और वो अपने आप ही आपका सारी की सारी चीजें चल पड़ती हैं। दैट इज कॉल्ड एज योर इंस्ट्रक्शंस, है ना, स्ट्रैटेजी और स्पेशल काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस विच इज बेसिकली फॉलोड बाय द कंप्यूटर्स। फिर इनियाक का जो इलेक्ट्रॉनिक पायनियर है, इनियाक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दिस कैन बी योर
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आपको एक्सपैंड करने के लिए आ जाता है, वॉज सिग्निफिकेंटली दी फास्टर देन दी मार्क 1, ठीक है, 200 माइक्रोसेकंड्स के अंदर ये आपका उसमें इनपुट जो है एडिशन कर देता है। हालांकि इसके अंदर दो ऐसे फ्लॉज थे, दो कमियां थी जिसकी वजह से चल नहीं पाया। वो कौन सी है? वेरी लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा स्टोरेज इसके अंदर नहीं थी। आज भी आप फ़ोन खरीदते हैं, कोई लैपटॉप खरीदते हैं, कोई पीसी खरीदते हैं, तो आप सबसे पहले उसमें स्टोरेज ही देखते हैं कि इसमें स्टोरेज जो है वो कितनी होगी। उसके बाद टू चेंज अ प्रोग्राम इंजीनियर्स हैड टू मैनुअली रिवायर द इंटरनल सर्किट। तो दोबारा से आपको मैनुअली उसको रिवायर करना पड़ रहा है, उसमें बहुत टाइम लगता था, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए से यूज नहीं किया गया। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये आपके सिलेबस में भी मेंशन है हार्डवेयर के नाम से। तो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर्स होते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं आपके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। दो तरीके के हार्डवेयर होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर। तो जो इंटरनल हार्डवेयर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? दैट पार्ट्स लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर केस, उसे हम इंटरनल हार्डवेयर कहते हैं। इसके अंदर आता है मदरबोर्ड, सीपीयू, रैम एंड योर हार्ड ड्राइव। सो दीज आर द एग्जांपल्स। यहाँ से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सटर्नल हार्डवेयर और इंटरनल हार्डवेयर। एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर आते हैं विच कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फ्रॉम द आउटसाइड, है ना, पेरिफेरल्स। पेरिफेरल मतलब साइड में जो कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर्स। तो ये आपके एक्सटर्नल हार्डवेयर है, और जो अंदर डलते हैं दे आर कॉल्ड एज योर इंटरनल हार्डवेयर्स। इंपॉर्टेंट नोट आपको क्या देखना है यहाँ पर कि जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो भी हमारे कंप्यूटर्स के अंदर होते हैं, दे आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट है, दोनों के बीच में डिपेंडेंसी है। अगर हार्डवेयर को आप बॉडी ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, तो सॉफ्टवेयर को आप सोल ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, और इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द बॉडी व्हाट टू डू। तो आप ऐसे समझो कि जो सॉफ्टवेयर है वो एक तरह से ब्रेन है, एक तरह से कमांडिंग सिस्टम है, वो बताएगा हार्डवेयर को किस तरीके से काम करना। तो अगर हार्डवेयर आपकी बॉडी है, तो जो सोल है, आत्मा जो है उसकी, वो कौन है? सॉफ्टवेयर है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट वन। यहां से भी आपको सवाल आ सकता है। अब मैं तो सारी चीजें बता रही हूँ, जो जो आपको रेलेवेंट लगता है वहां से आप उठा सकते हैं। इंटरनल हार्डवेयर के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? डायरेक्ट यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट एमसीक्यू यहां से आपका बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल हार्डवेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वन। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, इसी सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। ये जितनी भी चीजें मैंने यहाँ लिखी है, ये इन दी फॉर्म ऑफ नोट्स आपको अवेलेबल होगी। आप जाकर टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं। दिस इज द पिक्चर जो आपको डिपिक्ट करती है कि आपके कंप्यूटर की क्या क्या चीजें होती हैं, राइट। जैसे रीडर इन ऑल इन वन इंटरनल है, हार्ड डिस्क, रैम, इंटरनल हार्डवेयर, सीपीयू का फैन, मेन बोर्ड, मदरबोर्ड्स, पावर सप्लाई, मॉनिटर, स्पीकर, कीबोर्ड्स, माउस। तो ये एक्सटर्नल है, और जो अंदर डलते हैं इसके अंदर दे आर कॉल्ड एज योर इंटरनल हार्डवेयर्स। फिर एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड मेन सर्किट बोर्ड होता है आपका, विच कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कनेक्ट करता है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं, और ये जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको प्रोसेस करता है। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी होती है ये रैम, राइट, विच इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा दैट द कंप्यूटर इज करंटली यूजिंग। तो रैम जो है वो टेम्परेरी आपकी मेमोरी है। हार्ड ड्राइव जिसे एसएसडी कहते हैं, ये परमानेंट स्टोरेज है। देखो दो एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से, परमानेंट स्टोरेज को क्या बोलते हैं और टेम्परेरी स्टोरेज को क्या कहा जाता है, दोनों क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। पीएसयू इज पावर सप्लाई यूनिट, ऐसा डिवाइस जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्रॉम आउटलेट टू दी पावर ऑफ द कंप्यूटर पार्ट्स। तो वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पावर सप्लाई यूनिट। ग्राफिक कार्ड जीपीयू, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेंडरिंग द इमेजेस, वीडियोस एंड एनिमेशन। तो ये इसके लिए यूज किया था, ये भी इसी का पार्ट है। इंटरनल फैंस, हीट सिंक भी से कहते हैं, जो कि सेंसिटिव इंटरनल पार्ट्स को ठंडा रखता है ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो आपने देखा होगा लैपटॉप कई बार गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए अंदर जो फैंस चलते हैं दे आर कॉल्ड एज योर इंटरनल फैंस और हीट सिंक। एक्सटर्नल हार्डवेयर की अगर हम बात करते हैं, तो एक्सटर्नल कंपोनेंट्स जो है दे आर पेरिफेरल कंपोनेंट्स एंड दे आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर फ्रॉम द आउटसाइड। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आपके इसी एक्सटर्नल हार्डवेयर के अंदर आते हैं। एग्जांपल्स हैं मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, यूपीएस। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, राइट। तो एक्सपैंड द यूपीएस। यूपीएस इज यूनी इंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सो दिस कैन बी द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगर आपको एक्सपैंड करने के लिए आ जाए कि एक बार जरा यूपीएस को एक्सपैंड कर लीजिए, तो ये आपका यहाँ पर इसका आंसर रहा।
क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल हार्डवेयर, तो भी इंटरनल देखा, अब एक्सटर्नल देख लेते हैं कि एक्सटर्नल में क्या क्या आता है। एक्सटर्नल में हमने कहा इनपुट डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइसेस है, और स्टोरेज के लिए क्या क्या चीजें हैं, दे आर ऑल दी एक्सटर्नल डिवाइसेस और एक्सटर्नल हार्डवेयर। इनपुट डिवाइसेस के अंदर क्या करते हैं इनपुट, दे यूज्ड टू सेंड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। आपने ऐसे समझो, जब आप बायोलॉजी के अंदर ब्रेन और सेंस ऑर्गन्स करते हैं, वहां भी तो आप ऐसे देखते हैं ब्रेन से सेंस ऑर्गन से ब्रेन। तो ब्रेन क्या है आपका, सीपीयू है कंप्यूटर का। तो बाहर से जो भी डेटा सेंड किया जाएगा इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, एग्जांपल क्या है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, ये सब इसके एक्सटर्नल चीजें हैं जो सीधी सीधी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक, ब्रेन तक लेकर जाते हैं। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, दे यूज टू डिस्प्ले और रिप्रोड्यूस द प्रोसेस्ड डाटा, तो वो दिखाते हैं आपको कि आपने किस डाटा को प्रोसेस किया है। इसमें भी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स एंड प्रोजेक्टर्स, बहुत एक जैसे ये बिल्कुल नहीं है, इनमें फर्क है। तो अगर आपसे पूछा कि जो मॉनिटर है वो किसका एग्जांपल है, इनपुट का या आउटपुट का, तो आपको पता होना चाहिए इट इज बेसिकली द आउटपुट। कीबोर्ड जो है वो किसका एग्जांपल है, किसका फॉर्म है, किसका पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ योर इनपुट डिवाइस। फिर है स्टोरेज अदर, एक्सटर्नल डिवाइसेस फॉर बैकअप एंड पावर स्टेबिलिटी के लिए एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और यूपीएस है ना। तो पेन ड्राइव को भी तो हम देते हैं, पीडीज जिसको आप बोलते हो, पेन ड्राइव्स, ये आपकी सेव के लिए हेल्प करते हैं, आपके डेटा जो है वो स्टोर हो सके। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर में टाइप्स क्या हैं आपके, कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब क्या है, फिजिकल पार्ट्स दैट कम टुगेदर टू फॉर्म अ कंप्यूटर, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज योर कंप्यूटर हार्डवेयर। तो जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स, मटेरियल, जो भी कंप्यूटर बनाने के लिए यूज होता है, जो कि फिजिकल पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। इनपुट डिवाइसेस जो है, दे फंक्शन टू प्रोवाइड इनपुट डेटा टू दी कंप्यूटर, कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के साथ ताकि काम हो सके। दे यूजुअली यूजर टू कंट्रोल द इंटरेक्ट विद द सिस्टम, एग्जाम्पल है कीबोर्ड वाला। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस, जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन्स एंड एटसेट्रा। सो दिस इज दी चार्ट और ग्राफ। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप यहाँ से भी चीज़ों को कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कैसा है, जो कीबोर्ड होता है टाइपिंग और एग्जीक्यूटिंग कमांड्स के लिए होता है। डेटा कैसा होता है इसके अंदर, या टेक्स्ट होता है या अल्फा न्यूमेरिक होता है। तो यहाँ पर डेटा टाइप भी लिखा है मैंने, यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन है और यहाँ पर आपका डिवाइस है। दिस इज द ईजिएस्ट वे अगर आप कंप्यूटर को करना चाहते हैं। देखो कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं, बट इसमें क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक आपको होना पड़ता है। यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है, हर एक पार्ट है उसका एक अपना ही यूज है, वो आपको यहां से देखना है। आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर आते हैं जो फंक्शन करते हैं टू डिलीवर दी कंप्यूटर डाटा, है ना। जो भी कंप्यूटर ने डेटा को प्रोसेस किया होगा उसे डिलीवर करने के लिए जो डिवाइसेस आप यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइसेस। एग्जांपल है स्क्रीन हो गई, जिसे आप मॉनिटर भी कहते हैं, और मेन आउटपुट मॉनिटर ही है। दिस इज योर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि मेन आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का क्या है, दैट इज कॉल्ड एज योर मॉनिटर। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनिटर्स हैं, टाइप्स हैं, टाइप ऑफ आउटपुट है, और आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर जो डिवाइस है वो कैसा आउटपुट है, विजुअल है, सॉफ्ट कॉपी, राइट, डिस्प्ले इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोज ऑन अ स्क्रीन इन अ रियल टाइम। तो यहाँ पर मैंने इसके डिवाइसेस लिखे, यहाँ इसके आपके वो लिखे, जस्ट हैव अ रीडिंग, है ना। अभी इतना भी ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत जल्दी नज़दीक पेपर आ गया है, वैसे नज़दीक पेपर ना बहुत ज़्यादा दूर है ना नज़दीक है। तो अगर आप 10 मिनट लगाकर इन चीज़ों को पढ़ भी लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी है। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ चार्ट और अ फ्लो चार्ट। इससे आसान तरीका नहीं होता किसी भी सब्जेक्ट को करने के लिए। अगर आप कर रहे हैं तो उसको प्रिसाइज कर लीजिए। फिर हमने बोला था प्रोसेसिंग डिवाइसेस, जब भी हम डाटा सेंड करते हैं कंप्यूटर के अंदर थ्रू अ कीबोर्ड और एनी अदर इनपुट डिवाइसेस, तो उसमें क्या होता है, एक डाटा जो होता है पास थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेज, बीच में एक स्टेज होती है बिफोर सेंड टू द आउटपुट डिवाइस, ठीक है, जहां पर रॉ डाटा इज कन्वर्टेड इनटू द इंफॉर्मेशन, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर इनपुट है, तो बीच में जहां पर चीजें सब क्या होंगी, प्रोसेस होंगी। आप इसे रिले सेंटर समझिए, ये रिले सेंटर है जहां पर इंफॉर्मेशन रिले होगी, जहां पर इंफॉर्मेशन रॉ डाटा जो होगा वो आपका इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो ये हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जो हैंडल करते हैं इस वाले फेज को। एग्जाम्पल है सीपीयू, जीपीयू एंड योर नेटवर्क कार्ड। तो जीपीयू स्टैंड्स फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स। तो ये सब के सब क्या करते हैं, प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन करते हैं। सीपीयू जीपीयू है और प्रोसेसिंग में इनका क्या क्या रोल रहता है वो इनका मैंने यहाँ पर स्पेसिफिक आपको लिख दिया है। जस्ट ऑलवेज गो फॉर अ क्विक रीडिंग, है ना। जिनका केवीएस का पेपर है उनके लिए क्लास है, क्विक रीडिंग कीजिए और आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। देन स्टोरेज, ऑब्वियसली स्टोरेज डिवाइस जो है वो कोर कंप्यूटर का है, किसी भी कंप्यूटर का। तो ये डेटा एप्लीकेशंस को जो है वो स्टोर करके रखता है किसी भी कंप्यूटर के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज योर स्टोरेज डिवाइसेस, राइट।
और ये रहे आपके कंपोनेंट्स, ये उनके नेम और ये इनके प्राइमरी फंक्शन। आप देखना बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जहां रैम और रोम के बीच में डिफरेंसेस भी पूछे होते हैं, तो आपसे इन दोनों के बीच में वर्सेस करके भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? दिस इज रैंडम एक्सेस मेमोरी को रैम बोलते हैं, रीड ओनली मेमोरी को ROM कहते हैं। ये परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये आपकी जो होती है दिस इज वोलेटाइल, दिस इज द टेम्परेरी वन, दिस इज द परमानेंट वन, राइट। ये इसके की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वोलेटिलिटी, स्पीड और डायरेक्ट एक्सेस। तो ये तीन चीजें हैं जो आपकी इन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर क्या आते हैं? दीज मेमोरी डिवाइसेस हैव अ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। तो ये डाटा को परमानेंटली जो है वो स्टोर करके रखते हैं। ये या तो अंदर हो सकते हैं कंप्यूटर के, या बाहर भी हो सकते हैं। मेन एग्जांपल है हार्ड डिस्क ड्राइव्स और सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, जिसको आप SSD भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर इनको इसलिए लिखा है, कई बार एक्सपैंड करने को क्वेश्चन आता है तो बहुत ज्यादा टिपिकल ना है तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो these are the components, type and description। अगर आपको लेंदी नोट्स लगते हैं वो वाले, just have a look or a reading on these kinds of flow charts, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व जो कि आपके इस वाले पोर्शन से आते हैं। ये जो पोर्शन मैं आपको करवा रही हूँ ये आपके टियर 1 के सिलेबस के अंदर बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी करके आपका एक मॉड्यूल है जिसके अंदर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं, जहाँ पर आपका हार्डवेयर के आज हमने सिर्फ हार्डवेयर के बारे में बात की, सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट सेशन के अंदर विल डेफिनेटली गोना टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर। तो जो पूरा वो कंप्यूटर का सेक्शन है वो मैं आपको करवा दूंगी विद द हेल्प ऑफ MCQs, राइट। बाकी की चीज़ें भी आपकी हो जाएंगी, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर्स में नया ऐड किया गया है तो मैं आपको वो पढ़ा रही हूँ। और इसके साथ साथ आपको जो जितने भी क्वेश्चंस हैं और आपके जो जैसे इंग्लिश है, हिंदी है और भी सारी चीज़ें हैं, तो उनको आप टेस्ट सीरीज के थ्रू भी कर सकते हैं। जितने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। देखो बार बार थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता अनटिल और अनलेस आपने उन चीज़ों को अप्लाई ना किया हो। तो जितने भी कंसेप्ट आप यहाँ पढ़ते हैं, जब तक आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं MCQ को सॉल्व करने के लिए, तब तक ये मत मानिए कि आपको उस चैप्टर के बारे में, उस थ्योरी के बारे में कोई भी नॉलेज है। और ये चीज़ तो आपने अभी देखी जी होगी पेपर के अंदर, राइट। तो बात सिर्फ इतनी होती है कि जिस तरीके से आप किसी भी चीज़ को फॉलो करते हो बहुत ज़रूरी है। एग्जाम कोई भी हो उसको निकालने का तरीका एक ही होता है और वो है कंसिस्टेंसी और कंसेप्ट्स। तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में कंसेप्ट नहीं है, क्यों नहीं है, कंसेप्ट है। हार्डवेयर में कंसेप्ट है, इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स में कंसेप्ट है। कंसेप्ट का मतलब होता है वो एक चीज़ पकड़नी होती है जिससे वो पूरी की पूरी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाती है। और उसके बाद सॉल्व कीजिए आपके MCQs, बिना MCQs के कुछ नहीं होता, ठीक है। व्हाट इज कंसीडर्ड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंप्यूटर हिस्ट्री? किसे माना जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंप्यूटर हिस्ट्री? एनालिटिकल इंजन, ENIAC, अबेस्कस या फिर पास्कलाइन? A, B, C या फिर D? किसे मानते हैं आप स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कंप्यूटर हिस्ट्री? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज योर C, दैट इज अबेस्कस। तो यहाँ पर मैंने इसकी आपकी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है, जस्ट गो एंड रीड द एक्सप्लेनेशंस। रीड, सिर्फ पढ़ना है। इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ, रीड। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, रीड। इफ यू वांट टू inspire yourself, read. If you want to motivate anybody, read. If you want to crack any exam, read. This is the only solution. Who is known as the father of computer? किसे माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर? पास्कल, बेबेज, न्यूमन या फिर जैकवर्ड? A, B, C, D। फादर जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं यहाँ पे चार्ल्स बेबेज को। In 1642, which inventor developed a calculating machine for addition and subtraction? Addition और subtraction के लिए कौन सी वाली मशीन को जो है वो यूज किया? किस इन्वेंटर ने? Which inventor developed this machine? बेबेज, जैकवर्ड, पास्कल या फिर न्यूमन? A, B, C, D। टेक अ टाइम, जो हमने पीछे किए हैं उसी में से आपके सवाल है। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पास्कल। तो इन्होंने एक मशीन डेवलप की थी जिससे आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज को हैंडल कर सकते हैं फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। विच डिवाइस यूज्ड पंच्ड कार्ड्स टू रिसीव इंस्ट्रक्शंस फॉर वीविंग इन 1804? एनालिटिकल इंजन, मार्क 1, जैकवर्ड लूम या फिर अबेस्कस? अबैकस, इट्स नॉट अबेस्कस, इट्स अबैकस। A, B, C या फिर D? इसका करेक्ट आंसर है दैट ऑप्शन नंबर C, दैट इज जैकवर्ड लूम। इन्होंने बाय इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द पंच्ड कार्ड्स, इन्होंने वो आपका डिवाइस जो है वो इन्वेंट किया है। What was the calculation speed of Charles Babbage's analytical engine? क्या थी उनकी स्पीड? What was the calculation speed? क्योंकि कंप्यूटर में स्पीड इंपॉर्टेंट और दूसरी रिलायबिलिटी थी। तो A, B, C, D कितनी थी? 60, 10, 200 या फिर 1000 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड? A, B, C या फिर D?
इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज बी 60 इंस्ट्रक्शंस पर मिनट, ये हमने पढ़ा था अभी पीछे, ठीक है। When did the use of keyboard machines begin in America? USA में कब शुरू हुआ था? 1804, 37, 1880, 1943. A, B, C या फिर D? You can pause the video and answer the question. इसका जो correct answer है that is option number C, 1880. Around this year, the transition to keyboard-based machines began in the United States. Which company created the Mark 1 machine in 1937? ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 1937 के अंदर Mark 1 मशीन जो है वो बनाई थी? माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM या फिर इंटेल? What is the correct answer? Answer is C. Please excuse me for my throat. It's not. अभी भी ये ठीक नहीं है, ठीक है। आई एम ऑन रिकवरी मोड, बहुत ज़्यादा वो हो गया है, बट स्टिल ठीक है। आप लोगों का अगर कोई भी पेपर क्रैक हो जाता है, इससे ज़्यादा खुशी मुझे नहीं होगी। तो यू जस्ट कीप ऑन मूविंग। देखिए जो हो गया है ना टीजीटी में, वो हो गया। अब जो आगे मूव बढ़ने की बात है, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है, आगे बढ़िए। और ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा नहीं होगा, आप में से ही किसी एक का टीजीटी, एक का क्या, बहुत सारे लोगों का टीजीटी होगा, तो उनका भी होगा। तो वो भी तो यही सोचने थोड़ी बैठेंगे अब कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो देखी जाएगी। आपने कर्म कर दिया, फल की इच्छा मत कीजिए, मूव ऑन, आगे बढ़िए। आगे भी आपने पेपर भरे हैं, उनको तैयारी कीजिए, उनकी तैयारी करो, उन पे फोकस कीजिए। व्हाट वर दी 2 मेन प्रॉब्लम्स विद मशीन्स लाइक मार्क 1? मार्क 1 की 2 क्या प्रॉब्लम्स थी? कॉस्ट एंड साइज, स्पीड एंड फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, वेट एंड इलेक्ट्रिसिटी यूजेज, स्क्रीन रेजोल्यूशंस एंड कीबोर्ड स्पीड। A, B, C या फिर D? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, स्पीड एंड फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स, है ना। तो इसमें क्या हो रहा था, स्पीड और फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स हो रहे थे। हमने पीछे भी पढ़ा था कि एक तो स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा वो नहीं थी, और दूसरा ब्रेकडाउन से उसके जो मैकेनिकल पार्ट्स है दे वर कीप ऑन ब्रेकिंग अप। What concept is John von Neumann famous for in the 1940s? किस कंसेप्ट पे न्यूमैन जो है वो काम करते थे? द वैक्यूम ट्यूब कंसेप्ट, स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट, पंच कार्ड कंसेप्ट, मैकेनिकल लूम कंसेप्ट। A, B, C, D? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, द स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। Which number system did John von Neumann suggested for the computer's internal working? किस नंबर सिस्टम को वो ज्यादा फोकस करते हैं? डेसिमल, अल्फा न्यूमेरिक, बाइनरी या फिर हेक्साडेसिमल? A, B, C या फिर D? इसका करेक्ट आंसर है C, दैट इज बाइनरी मेथड। What does the acronym ENIAC stand for? This is the most expected question. ENIAC का मतलब क्या होता है? A, B, C, D. तो ENIAC का मतलब क्या होता है? This is option number B, Electronic Numerical Integrator and Calculator. तो it was built in 1943. How many vacuum tubes were used in ENIAC? कितनी ट्यूब्स को यूज किया गया था ENIAC के अंदर? 3000, 10,000, 18,000 या फिर 60,000? A, B, C या फिर D? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज C, 18,000। What was the physical size of ENIAC computer? ENIAC computer का physical size कितना था? 10 into 10, 20 into 40, 15 to 50, 5 to 10 square feet. A, B, C, D. करेक्ट आंसर इज B, 40 into 20 into 40 square feet. ये इसका जो है वो साइज रहा है। What was the major difficulty in programming the ENIAC? ENIAC को क्या प्रॉब्लम आती थी आपकी? मेजर डिफिकल्टी क्या थी प्रोग्रामिंग फॉर द ENIAC? जिस तरीके से मैं यहाँ MCQs किए है ना, मैंने कोशिश की है कि हर सेक्शन आपका कवर कर दिया जाए विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अगर इस तरीके का एमसीक्यू आता तो कैसे आंसर बनेगा, सिंपल क्वेश्चन आता तो कैसे होगा, डेटा वाला आता तो कैसे होता है, फैक्चुअल्स होते तो कैसे आपको उसको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या है? A, B, C, D। इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज बी, प्रोग्राम्स हैड टू बी चेंज्ड बाय ऑल्टरिंग द वायर्ड आपके सर्किट्स। और वैसे भी ये आपका मैनुअल हो रहा था, तो ये बहुत बड़ा उसमें अंदर प्रॉब्लम थी। विच कंप्यूटर वॉज द फर्स्ट टू बी बेस्ड ऑन द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है जो स्टोर्ड बेस्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता है? मार्क 1, अबैकस, एडवैक या फिर पास्कलाइन? A, B, C, D? इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एडवैक। हाउ इज कंप्यूटर हार्डवेयर डिफाइन? कैसे डिफाइन करेंगे आप कंप्यूटर हार्डवेयर को? Parts of the computer that provide instructions, the physical part of a computer that we can see and touch, the internal connection of a computer, the computer installed on a computer. A, B, C, D? Correct answer is option number B, the physical part of the computer that we can see and we can touch. Which component is responsible for executing the commands or instructions provided by software? UPS, hardware, cabinet या फिर external port? A, B, C, D?
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हार्डवेयर। हार्डवेयर इज जनरली डिवाइडेड इनटू विच टू मेन कैटेगरीज, दो कौन सी होती है, इनपुट आउटपुट, फास्ट टू इंटरनल एक्सटर्नल, प्लास्टिक और मेटल्स। वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। वेयर इज इंटरनल हार्डवेयर टिपिकली लोकेटेड, कहाँ होता है इंटरनल हार्डवेयर लोकेटेड जनरली कंप्यूटर के अंदर, ऑन द डेस्क नेक्स्ट टू द कंप्यूटर, इनसाइड द कंप्यूटर केस कनेक्टेड वाया यूएसबी, या इनसाइड द मॉनिटर। ए बी सी, कहाँ होता है कंप्यूटर का इंटरनल हार्डवेयर, इट्स इनटू द इनसाइड द कंप्यूटर केस, ये कंप्यूटर केस के अंदर होता है आपका इंटरनल हार्डवेयर। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर एक्सटर्नल हार्डवेयर, क्या बोलते हैं एक्सटर्नल को, कोर, पेरिफेरल, वर्चुअल या फिर प्राइमरी, ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर इज पेरिफेरल कंपोनेंट्स, बी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ ए कैलकुलेशन, टू प्रोवाइड डेटा और इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर, टू स्टोर फाइल्स परमानेंटली, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द कंप्यूटर। ए बी सी डी, क्या काम होता है इनपुट डिवाइस का, आंसर इज टू प्रोवाइड डेटा और इंस्ट्रक्शंस। Which one of the following is the most common example of an input device for alphanumeric data? देखो सवाल चाहे बायो का हो चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे सोशियोलॉजी का हो, चाहे करंट अफेयर का हो, चाहे किसी का भी हो, सवाल में कीवर्ड्स बिना फाइंड आउट के पेपर नहीं निकलता है कभी भी, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक डेटा के लिए मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल कौन सा है, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर, ए बी सी डी। आंसर इज सी, दैट इज कीबोर्ड। व्हाट डू आउटपुट डिवाइसेस डू, आउटपुट डिवाइस क्या करता है, आउटपुट डिवाइस हमारी इंफॉर्मेशन को डिलीवर करता है, आंसर इज बी, दे डिलीवर द प्रोसेस्ड कंप्यूटर डेटा टू द यूजर, यूजर को बताता है जो भी उसने रिजल्ट वहां पूछा होता है। विच डिवाइस इज कंसीडर्ड द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये हमने पीछे किया था अभी। आंसर इज सी, मॉनिटर। What happens during the processing stage of a computing? Processing stage जब आती है कंप्यूटिंग के अंदर तो उसमें होता क्या है, डेटा डिलीट हो जाता है टू सेव द स्पेस, रॉ डेटा इज कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन, पेपर इज फेड इनटू अ प्रिंटर, द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। Which of the following is a processing device? कौन सा है इसके अंदर प्रोसेसिंग डिवाइस, बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है इसके अंदर, इसमें जो प्रोसेसिंग है दैट इज कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सीपीयू। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोरेज डिवाइस, का रोल क्या है, टू टाइप लेटर्स, टू रिटेन एंड स्टोर डेटा, टू प्रोजेक्ट द इमेजेस, या फिर टू मूव द कर्सर ऑन द स्क्रीन। करेक्ट आंसर इज बी। What is a key characteristic of primary storage like RAM? Key characteristic feature क्या होता है RAM का, A, B, C, D। क्या है आपका RAM का ये, तो it holds the data temporarily and it is very fast, access speed और volatile memory के अंदर होता है। Which type of storage provides permanent data retention even when the power is off? जब एकदम से कंप्यूटर ऑफ हो जाता है उसके बाद भी आपका कुछ डेटा स्टोर रहता है, उस टाइम पीरियड पर कौन काम करता है, RAM, A, B, C, D, C, ठीक है। Which of the following is an example of secondary storage, SSD, secondary storage device का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दिस इज CPU, RAM, SSD, सॉलिड स्टेट डिवाइस या फिर मॉनिटर, A, B, C या फिर D। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देना है कमेंट सेक्शन के अंदर। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो भी लोग KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है, वैसे औरों के लिए भी हो सकती है, ICT पटवारी के अंदर भी है आपका ICT वाला पार्ट है ना, तो ये भी आपको कहीं ना कहीं वहां पर भी हेल्प करेगा। तो दिस इज दी अगेन टेस्ट सीरीज है जो कॉस्ट है दैट इज 799। तो ये आप चाहें तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं, राइट। और अगर आपको ये नोट्स के फॉर्म में चाहिए, ये वाली PDF आपको चाहिए, तो PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, वहाँ से दिया हुआ है, और वैसे अगर नहीं होगा एक बार मैं चेक कर लूँगी तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, राइट जी। तो इसकी जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपकी स्टार्ट होगी 26 दिसंबर से KVS की। 10 टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे, और 25 दिसंबर मतलब 25 दिसंबर तक ये आपका 799 रहेगा। इसके बाद ये चेंज हो जाएगा, मैं आपको पहले ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। देखिए टेस्ट बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है, ये कोई वो काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कि कुछ भी रैंडम उठा के कुछ भी दे दिया और कुछ भी वो चीज़ होती है। टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करना और एक पेपर पैटर्न में आपको पेपर प्रोवाइड करना, जिससे जब आप एग्जाम देने जाए तो आपको क्वेश्चन फेमिलियर लगे, आपको कंसेप्ट फेमिलियर लगे। देखिए पेपर कैसा आता है, पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, ये तो हम भी नहीं बता सकते, वो तो पेपर सेट करने वाला ही बता
आ सकता है। लेकिन अगर कोई एक मॉड्यूल से किस तरीके से सवाल आता है वो तो हमारे हाथ में है, वो तो हम देख ही सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए टेस्ट सीरीज जो होती है वो आपके लिए जो है वो बनी होती है। डोंट टेक इट लाइटली और ऐसे मत समझिए, देखिए इसमें भी मेहनत लगती है। टेस्ट सीरीज क्या, अगर ये मैं प्रेजेंटेशन बना रही हूँ उसमें भी मेहनत है। आप लोग मेहनत कीजिए, मैं आप लोगों के साथ हूँ। आपने मुझसे कहा कि KVS का Tier 1 की तैयारी करवा दीजिए, यह ये रहा आपका पहला लेक्चर जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जो भी लोग KVS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और साथ ही में जो KVS PGT के लिए कर रहे हैं या TGT के लिए कर रहे हैं, तो जो PGT के लिए कर रहे हैं उनके लिए भी बायोलॉजी का जो कोर्स है वो फंडामेंटल बायोलॉजी का मैं कोर्स लेकर आई हूँ, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी 1 जनवरी। ठीक है, 1 या 2 जनवरी से, डेट मैं आपको बता दूंगी, ये भी तो मतलब जनवरी में ही ये स्टार्ट होगा आपका। जनवरी से आपका एक बैच बैठेगा जिसे फंडामेंटल बायोलॉजी है, जिसके अंदर जिसको भी बायोलॉजी करनी है, राइट, जिसको भी ये लगता है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, आंसर राइटिंग में किसी को प्रॉब्लम आती है कि लिखने में, क्योंकि जो PGT का होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा, तो वो सारी की सारी चीज़ें वो आपको एक ही बैच में, ठीक है, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही होता है कि आप बेसिक टू एडवांस जो है वो करना शुरू कर दीजिए। इस बैच के अंदर मैं आपको वो सारी फैक्ट्स भी बताऊंगी जो शायद आपने TGT PGT में नहीं किए होंगे या पहले कभी नहीं किए होंगे। कोशिश करूंगी कि मैं आपको वो सारी की सारी चीजें, बायोलॉजी 1 फॉर ऑल, राइट, एक बायोलॉजी की क्लास से आप मैक्सिमम एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं, ऐसा जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस बैच की जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो आपकी जो है वो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 25 दिसंबर। अगर आप पहले ही एनरोल करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। बायोलॉजी की जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होंगी, एंड ट्रस्ट मी इट्स नॉट अ जोक, आई विल ओनली टेक लिमिटेड स्टूडेंट्स। मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो नहीं ले सकती। रीज़न है क्योंकि मेरे पास अगर लिमिटेड जनता होगी तो मैं लिमिटेड जनता को बहुत अच्छा करवा सकती हूँ, रादर देन मैं हज़ारों बच्चे ले लूँ और फिर किसी पे भी ध्यान ना दे पाऊँ, तो ये मेरे लिए फिजिबल नहीं होगा और मैं इतना नहीं वो चीज़ें कर सकती। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, ठीक है, तो मैं आपको नंबर ऑफ सीट्स बता दूंगी। इट लाइक मोस्ट प्रोबेबली 25 या 30 स्टूडेंट्स का जो है वो मैं करवा पाऊंगी, इससे ज़्यादा मैं नहीं करवा पाऊंगी। तो जिसको भी एनरोल करना होगा प्लीज़ जल्दी से एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि मैं देखिए मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ इन चीज़ों को लेकर। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप पहले से लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो लोग पहले से मुझे, उनको पता है कि मैं लिमिटेड चीज़ करूँगी, लेकिन मैं करूँगी बहुत अच्छाई से और बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी के साथ आपको हर वो चीज़ करवाऊंगी जो आपके एग्जाम में रेलिवेंट होती है, फिर वो चाहे कोई भी आपका एग्जाम क्यों ना हो। तो बायोलॉजी फॉर ऑल एक्सेप्ट दी CSIR नेट, CSIR नेट को छोड़कर जितने भी एग्जाम्स होंगे, इवन आपका सेट का पेपर जो है वो भी उन चीजों से क्रैक हो सकता है, ऐसा कुछ कोर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं। एंड अगेन इट इज ऑन दी डिमांड कि बायोलॉजी जो है वो एक अलग से पूरा सेक्शन बन जाए, जिसमें बायोलॉजी कोई भी पेपर अगर आप दे रहे हैं तो जनरल साइंस भी अगर उसके अंदर है तो उसमें भी अगर आपकी बायो आती है तो भी आप उससे उस बायो को हिट कर सकते हैं। ऐसा मैंने आपके लिए डिजाइन किया है। फिर से क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मुझे मैसेज आता है कि बायोलॉजी करवा दीजिए, बायोलॉजी को दोबारा से करवा दीजिए, तो मैं उसमें कॉन्सेप्ट प्लस आपकी अप्लाइड चीजें भी आपको बताऊंगी। वहां मैं आपको बताऊंगी कि MCQs जब ऐसी कोई सिचुएशन है तो किस तरीके से आपको चीजें करनी है। तो किसी को भी अगर एनरोल करना होगा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर डेफिनेटली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।